नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी ने आज एक बार फिर बीजेपी को चौंका दिया है। बीजेपी कांग्रेस पर राहुल को लॉन्च करने का तंज कसे जा रही है और उधर राहुल गांधी एक अलग ही तरह की राजनीति देश में लॉन्च कर रहे हैं। ये शायद सही होगा कहना, क्योंकि लॉन्च करने की बात अगर उधर हो रही है तो इधर भी लॉन्च हो रही है, लेकिन इधर एक दूसरी राजनीति लॉन्च हो रही है। आपने देखा ही है दोस्तों कि राहुल गांधी किस तरह अचानक कहीं भी पहुंच जाते हैं। कभी बाइक मैकेनिक्स के बीच पहुंच जाते हैं, तो कभी किसानों के बीच पहुंच जाते हैं राहुल गांधी, कभी फल सब्जी बेचने वालों के बीच पहुंच जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आजादपुर मंडी में आपने देखा था कि राहुल गांधी पहुंचे थे, और इस बीच आजादपुर मंडी पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो देखा था। आप सबने देखा होगा कि एक वीडियो जो है काफी वायरल हुआ था। रामेश्वर नाम के एक सब्जी बेचने वाले का वीडियो था, और उस वीडियो में देश की महंगाई को लेकर के वो जो सब्जी वाला है रामेश्वर, वो कैसे परेशान है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद रामेश्वर ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई थी। आज राहुल गांधी रामेश्वर से मिले ही नहीं, बल्कि रामेश्वर के साथ उन्होंने लंच भी किया है, और राहुल गांधी का ट्वीट भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे कभी भी किसी भी जगह राहुल गांधी लोगों से मिलने पहुंच जा रहे हैं। और अब आज दोपहर में एक तो रामेश्वर से मिलने पहुंच गए, दूसरी बात जो थी वो राहुल गांधी ओखला पहुंच गए। आपको बता दूं कि ओखला दिल्ली का इंडस्ट्रियल एरिया है। ओखला के फेज 1 इलाके में राहुल एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप में गए और करीब आधे घंटे तक वहां रुके, लोगों से बातचीत की, उनके काम को समझा, उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा भी लोगों से की कि भारत जोड़ो यात्रा ठीक है कि नहीं है, इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, तमाम बातें राहुल गांधी ने वहां की। राहुल के आने की खबर आते ही ओखला में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। बीजेपी को शायद अब भी यह समझ नहीं आ रहा है कि जिसे वो फेल लॉन्चिंग बता रही है, वो असल में बीजेपी की सारी रणनीति को फेल करता जा रहा है। खैर, राहुल को लोगों के बीच तक पहुंचने से बीजेपी नहीं रोक सकती, और यही उसकी सबसे बड़ी असफलता। ये जो विजुअल देख रहे हैं आप, ओखला के विजुअल हैं। वैसे इस वक्त बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान में भी जुटी हुई है। देश को आजाद हुए आप जानते हैं कि 76 साल हो गए। हालांकि बीजेपी के बहुत से लोग 2014 को देश की असली आजादी का साल करार देते हैं, और इस हिसाब से ये देखिए दूसरी तस्वीर जो रामेश्वर के साथ में राहुल गांधी लंच कर रहे हैं। राहुल गांधी के घर पे हैं ये देखिए रामेश्वर के साथ में लंच कर रहे हैं राहुल गांधी। खैर, इस दूसरी तरफ आजादी की बात थोड़ी कर लें हम कि राहुल गांधी उधर एक दूसरी राजनीति को लॉन्च कर रहे हैं, और इधर देश में 76वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है आज़ादी की, और इस हिसाब से कि 76 साल का देश हो गया। और 2014 में बीजेपी के लोग कहते हैं कि देश को असली आज़ादी मिली, ये बीजेपी के लोग कहते हैं। और इस हिसाब से आज़ादी का अमृतकाल मनाने के लिए अभी बहुत इंतजार करना चाहिए, मगर साहब का आदेश है तो 2 सालों से देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और बीजेपी का हिसाब किताब कितना गड़बड़ है, ये इसी बात से समझ में आ जाता है। खैर, बीजेपी का हिसाब किताब जो है उसको बीजेपी के लोग समझें, लेकिन जेडीयू के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल आखिरी बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। आप जानते हैं कि 2014 से लेकर 2023 यानी अभी तक हर साल पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ही लाल किले पर तिरंगा फहराते आए हैं और भाषण देते आए हैं। उसके पहले यानी 2014 से पहले 10 साल तक मनमोहन सिंह ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। अब अगले साल फिर से चुनाव होने हैं, और जेडीयू का हिसाब यह है कि मोदी को शायद ही अगले साल लाल किले पर तिरंगा फहराने का मौका मिले। यह हिसाब 26 दलों के गठबंधन इंडिया की मजबूती और कांग्रेस की दमदार तैयारियों को देखकर लगाया गया है। दरअसल कांग्रेस अब बीजेपी की जड़ें खोदने में लग गई है और उसके हर हमले का पुरजोर तरीके से जवाब दे रही है। इधर राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस बार कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से अपने पारंपरिक वोट बैंक में दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा का यह चरण जो पार्ट 2 है, वो राजनीतिक पदयात्रा से भी बढ़कर साबित होने वाला है, क्योंकि इसके जरिए कांग्रेस
संविधान और लोकतंत्र बचाने की मुहिम में जुटेगी, कोशिश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से शुरू होने वाली है, इसकी चर्चा भी आप लोगों से कर चुके हैं हम लोग। और इस बारे में गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता अमित चावड़ा, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हमने राहुल गांधी को गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने का निमंत्रण भी दे दिया है, जो महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है। गुजरात से यात्रा शुरू करने का अपना एक अलग महत्व है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं, जहां साल के आखिर में चुनाव होने हैं। राहुल के एमपी दौरे की खबर उस वक्त आई है जब वहां बीजेपी एक नई मुसीबत में फंस गई है। ठेकेदारों के संघ ने एक चिट्ठी के जरिए शिवराज सरकार पर कमीशन लेकर काम करने का आरोप लगाया है। यह खबर अखबार में छपी, जिसे प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके ट्विटर पर पोस्ट किया, लेकिन उस पोस्ट के आधार पर प्रियंका गांधी के ऊपर 41 एफआईआर दर्ज करा दी गई। आप याद कीजिए कि कर्नाटक में भी मुंबई सरकार जब थी, यानी कि बीजेपी की सरकार जो थी, उस सरकार को कमीशनखोरी के नाम पर ही कांग्रेस ने घेरा था और इसका फायदा उसे जीत के तौर पर मिला। अब एमपी में यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ऐसे ही दांव से बीजेपी बौखला गई है और उसने चिट्ठी को फर्जी बताते हुए प्रियंका गांधी सहित कुछ वरिष्ठ नेताओं पर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो और कमलनाथ, उनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और जयराम रमेश समेत अन्य नेताओं पर जो एफआईआर दर्ज कराई गई हैं सरकार की तरफ से। लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी आक्रामक मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो राज्य भर में जोरदार प्रदर्शन करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 अगस्त को सागर आने वाले हैं। अभी 12 तारीख को, यानी कि कल, परसों, आज तो 14 है, परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर में ही सभा की थी। ऐसे में खड़गे की रैली पर सबकी निगाहें रहेंगी। और वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कल ही छत्तीसगढ़ गए थे और वहां उन्होंने चूहे और कौवे के नाम पर बीजेपी को ऐसा घेरा कि बीजेपी हक्की बक्की रह गई। जरा सुन लेते हैं खड़गे साहब ने क्या कुछ कहा था, पहले उनको सुनते हैं, फिर राहुल गांधी की बात भी करेंगे और राहुल गांधी का लंच करते हुए जो तस्वीर है उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। पाकिस्तान का, अरे पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े करने वाले कौन? इंदिरा गांधी ने की। आज बांग्लादेश को लिबरेट करके डेमोक्रेसी के तहत चलने के लिए किसने कोशिश की? कांग्रेस ने की, इंदिरा गांधी जी ने की। तुम तो एक कौवा नहीं मारते, एक चूहा नहीं मारते, पहाड़ खोद के एक चूहा निकालते तो ये देखो ये चूहा मैंने निकाला। अरे हमने तो पाकिस्तान के साथ लड़कर बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जेल में रखा, फिर बाद में छोड़ दिया। ये हमारी। तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कह रहे हैं कि चूहा और कौवे वाली बात यहां कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात की चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को कि आप 70 साल कहते रहे हैं, आप कहते रहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने क्या कुछ किया इसकी पूरी तस्वीर यहां रख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट। कांग्रेस की ओर से ऐसे तीखे वार की उम्मीद बीजेपी ने नहीं की थी दोस्तों, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा होगा कि इस बार मुकाबला कितना मुश्किल है, कड़ा है। और इस कड़े मुकाबले में बीजेपी क्या केवल खोखले शब्दों के सहारे टिक पाएगी? आज इसी बात की चर्चा करेंगे और चर्चा यह भी करेंगे कि कांग्रेस कैसे कर रही है दमदार तैयारी। इन तैयारियों में बीजेपी कितना पिछड़ रही है, इन तैयारियों में राहुल गांधी की क्या भूमिका है, इन तैयारियों में दूसरे दलों की क्या भूमिका है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की चर्चा आज इसलिए क्योंकि राहुल गांधी 2 दिन के लिए वायनाड थे और वायनाड से जब पहुंचे दिल्ली तो उन्होंने आज 2 धमाका कर दिया। पहला धमाका कि आप एक तस्वीर ले आइए, रामेश्वर सब्जी वाला जिसके साथ राहुल गांधी लंच कर रहे हैं, और दूसरा धमाका कि राहुल गांधी पहुंच जाते हैं ओखला इंडस्ट्रियल, ये देखिए। और दूसरा ये लंच कर रहे हैं राहुल गांधी, अपने घर पर बुलाते हैं इस सब्जी वाले को और इनके साथ जिस सब्जी वाले की इच्छा थी कि राहुल गांधी से मिले, जिस सब्जी वाले के आंखों में आंसू थे क्योंकि देश में इतनी महंगाई है कि वो सब्जी नहीं खरीद पाता है, सब्जी नहीं बेच पाता है। और उसके बाद जो ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये भीड़ की ऐसी तस्वीर क्योंकि राहुल गांधी ओखला पहुंचे, हजारों की संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो गए। कुछ तो चल रहा है,
ये क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर और क्यों घबराई हुई है बीजेपी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ और पूर्व आईपीएस ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं सिंह साहब। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद अग्रवाल जी, प्रमोद जी आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सीधे मध्य प्रदेश से। प्रकाश जी आपका स्वागत है। इधर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी, और अमलेंदु उपाध्याय जी इधर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत। और स्वागत करता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीधे छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कल मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका भाषण आप सुन रहे थे। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। राहुल गांधी की चर्चा, रोज राहुल गांधी कुछ ना कुछ खबर ऐसी दे देते हैं कि चर्चा में वो खुद ब खुद आ जाते हैं। आज की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रशांत टंडन जी आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं। आज की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, 2 तस्वीरें, एक ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में राहुल गांधी पहुंचते हैं और मोटर साइकिल वर्कशॉप में वहां ठहरते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं। वहां की तस्वीरें भी अभी थोड़ी देर, हमारी टीम वहां पहुंची हुई है, वहां से कुछ तस्वीरें अभी भेज रही है, वो भी हम अभी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ आज हुआ, हो सकता है कुछ लोगों से जिनसे मिले उनसे बातचीत की तस्वीर भी आप लोगों तक पहुंचाएं। और दूसरी तस्वीर आपने देखी कि राहुल गांधी 10 जनपद पे अपनी माता जी के साथ अभी रह रहे हैं और लंच कर रहे हैं रामेश्वर के साथ, सब्जी वाले के साथ में। कैसे देखा जाए, लॉन्च हो रहे हैं राहुल गांधी, ये माना जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, और ये माना जाए कि जो कह रहे थे कि एक प्रोडक्ट को कितनी बार लॉन्च करेगी कांग्रेस। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है रामेश्वर के साथ मिलने के बाद, लंच करने के बाद। जरा उस ट्वीट को ले आइए। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं, रामेश्वर जी एक जिंदा दिल इंसान हैं, उनमें करोड़ों भारतीयों के सहज स्वभाव की झलक दिखती है। विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए मजबूती से आगे बढ़ने वाले ही सही मायने में भारत भाग्य विधाता हैं। बहुत शानदार ट्वीट, शानदार ट्वीट। यहीं से शुरुआत करते हैं। प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, इस ट्वीट से ही शुरुआत करते हैं, कैसे देखा जाए? राजीव जी, जब आप बात कर रहे हैं आज़ादी की 76वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर, और भारत के संविधान का प्रियम्बल आप पढ़िए, तो प्रियम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस वहाँ आता है जो भाईचारे का सेंटेंस है। और भाईचारे के सेंटेंस में वो कहते हैं डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा। ये तस्वीर, ये जो रामेश्वर जी आज वहाँ पे खाना खाने गए 10 जनपद में, ये डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की मिसाल है। और बहुत अहम दिन है कि जब कल हम आज़ादी की 76वीं सालगिरह मनाएंगे। तो रामेश्वर इस वक्त जो महंगाई है, जो भारत का गरीब है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं कि कितने विपरीत, जैसा राहुल गांधी ने लिखा कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो मुस्कुरा रहे हैं। उनके आंसू पूरे देश ने देखे थे जी, जब वो टमाटर नहीं खरीद पाए थे महंगाई की वजह से, जो ये सब्जी के व्यापारी हैं। तो आज ये तस्वीर बहुत फर्क है। आप याद कीजिए, जब बीजेपी के नेता किसी दलित के घर खाना खाने जाते हैं जी, आपको स्टील के नए बर्तन, पत्तल, बिस्लरी की बोतलें और 25 कैमरे दिखाई देते हैं। ये तस्वीर उससे फर्क है कि जब आप अपने घर किसी को बुलाकर अपने बर्तन में, अपनी मेज कुर्सी में, अपने रसोई का बना खाना खिलाते हैं, तब वो सम्मान है, जिसको भारतीय संस्कृति में कहा जाता है अतिथि देवो भव। ये तस्वीर वो दिखा रही है जी। इसीलिए जो रीलॉन्चिंग की बात हो रही है, वो भारत की डेमोक्रेसी और संविधान के रीलॉन्चिंग की बात होनी चाहिए अब 76वीं वर्षगांठ के बाद, क्योंकि हमने बहुत रास्ता लंबा तय किया राजीव जी। हमारी औसत आयु 15 अगस्त 1947 में 35 वर्ष थी केवल, आज 70 वर्ष के आसपास है। IITs बने, इसरो बना, IIMs बने,
तमाम सारी लैब्स बनी, हमारे हमारे लोगों ने दुनिया में झंडे गाड़े, नोबेल पुरस्कार मिले, ओलंपिक में झंडे गाड़े। जैसा अभी बाइट भी चल रही थी कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी बता रहे थे कि पाकिस्तान को जो है हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो सुरक्षा की दृष्टि से, बाहरी सुरक्षा की दृष्टि से, अंदरूनी सुरक्षा की दृष्टि से, याद कीजिए पंजाब की समस्या, याद कीजिए असम की समस्या, याद कीजिए उत्तर पूर्व की समस्या, तमाम समस्याओं से हम लोग निजात पाते हुए लड़ते भिड़ते आगे यहाँ तक पहुँचे हैं जी। यहाँ के बाद अब एक रास्ता जो जाता है वो जाता है डेमोक्रेसी, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, और संविधान को एकदम जो संविधान कहता है उसको रीलॉन्च करने की। संविधान हमारा ये नहीं कहता है कि बेकसूरों को जेल में डाल दो। संविधान ये नहीं कहता है कि किसी ने अगर एक ट्वीट किया है तो उस पर 41 FIR करवा दो। जी। ये भारत के संविधान की भावना नहीं है। और इतिहास गवाह है राजीव जी कि पुलिस के पीछे छुपकर जो राजनीति की जाती है, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पे वो सफल हो पाई हो, इंक्लूडिंग कांग्रेस के रेजिम का भी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो आज़ादी के सालगिरह की पूर्व संध्या पर ये तस्वीर आई है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश है नई राजनीति का और इंडिया गठबंधन की राजनीति का, जिसका हम असर देख रहे हैं, जिसका असर हमने नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा भाषण में देखा। तमाम सारे जो सरकार के कदम उठ रहे हैं उसमें भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आज की तारीख में एक अहम संदेश जो है वो तस्वीरें दे रही है राजीव जी। ये तस्वीरें, जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ प्रशांत टंडन जी बात कर रहे हैं, वो तस्वीरें जो हैं वो सबसे बड़ी तस्वीर की वायनाड से जब राहुल गांधी लौट के आते हैं और सीधे रामेश्वर सब्जी वाले से मिलते हैं और सब्जी वाले को बुलाते हैं, घर पे खाना खिलाते हैं, साथ में लंच करते हैं। इसके बाद जब राहुल गांधी निकलते हैं अपने घर से, एक ट्वीट करते हैं रामेश्वर के साथ में। उस ट्वीट को फिर से ले आइए स्क्रीन पे। और उस ट्वीट के बाद राहुल गांधी जब ट्वीट करते हैं उसके बाद वो ओखला पहुंचते हैं। लेकिन इस ट्वीट में देखिए रामेश्वर सब्जी वाला लिख रहे हैं राहुल गांधी की, रामेश्वर जी एक जिंदा दिल इंसान हैं, उनमें करोड़ों भारतीयों के सहज स्वभाव की झलक दिखती है, विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए मजबूती से आगे बढ़ने वाले ही सही मायने में भारत भाग्य विधाता हैं। ये कह रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए मजबूती से आगे बढ़ने वाले ही सही मायने में भारत भाग्य विधाता हैं। ये कह रहे हैं रामेश्वर के लिए, सब्जी वाला रामेश्वर, उनके लिए कह रहे हैं राहुल गांधी। और यहां से राहुल गांधी निकलते हैं और पहुंच जाते हैं ओखला। ओखला आप जानते हैं दिल्ली का इंडस्ट्रियल एरिया है और ओखला फेज 1 में पहुंचते हैं राहुल गांधी। वहां पर भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, उनसे पूछते हैं आज और कल क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में, उनकी दिनचर्या, उनके लोगों से बातचीत, वो तमाम चीजें वहां होती हैं। राहुल गांधी उन लोगों से भी मिलते हैं। तो ये एक अलग तस्वीर आपके सामने राहुल गांधी पेश कर रहे हैं और यहीं से हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हमारी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जो तस्वीर ओखला की है ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जरा बहुत ज़्यादा हिलती डुलती तस्वीर है लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ राहुल गांधी थे और देखिए कितनी भीड़ है लोगों की। ये तस्वीर और भी थोड़ा सा कुछ तस्वीरें अभी थोड़ी देर बाद आएंगी हमारे पास, तो उन तस्वीरों को भी हम दिखाएंगे। लेकिन आना चाहता हूँ सीधा प्रमोद अग्रवाल जी के पास में। प्रमोद जी, क्या राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं आज की तारीख में, कल जब वो वहाँ वायनाड में थे तो कुछ बच्चियाँ, डिसेबल्ड लोगों के लिए एक उन्होंने हॉस्पिटल भी की आधारशिला रखी है और कुछ बच्चियों के साथ मिले वो, और एक बच्ची रो रही थी, आंखों के आंसू पोंछते हुए राहुल गांधी देखे गए। वो तस्वीर भी थोड़ी देर में अगर हो सकेगा तो आप लोगों के बीच पेश करूंगा। लेकिन ये तमाम तस्वीरें जो हैं, क्या राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस की जो चुनावी तैयारी है उसमें ये जो दमदार तैयारी हम लिख रहे हैं उसमें वो दमदारी के साथ ये तस्वीरें सामने अगर हम रखते हैं तो फायदा दिलाते हुए सियासी तौर पर
फायदा दिलाते हुए कांग्रेस को दिखाई देती हैं, या एक सोशल इशू है और इस पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा कहा जाए? राजीव जी, राहुल गांधी जी ने जब उनको संसद से हटाया गया था और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे संसद की जरूरत नहीं है, मुझे जो करना है मैं उस पर अडिग हूं और काम करता रहूंगा। उसके बाद वो संसद आए और फिर उन्होंने सरकार को अपने हिसाब से जो भी उनके दोषारोपण था उसको किया, लेकिन एक बात उन्होंने तय कर दी है कि अब वो उस पिच पर खेल रहे हैं जिस पर विजय सुनिश्चित होती है। यह पहली बार हो रहा है पिछले 10 सालों में कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बनाए मैदान और भारतीय जनता पार्टी की बनाई पिच पर नहीं बैटिंग कर रही है। ठीक उल्टा हो रहा है, अब कांग्रेस मैदान और पिच तैयार कर रही है और बीजेपी को उस पिच पर खेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह बहुत बड़ी जीत है। जिस आदमी को आप देखना पसंद नहीं करते थे, जिस आदमी को आप पप्पू कहते थे, जिस आदमी के पीछे आप हाथ धोकर पड़े हैं, उस आदमी ने आपको इस लायक तो बना दिया है कि अब आप उनसे आंखें नहीं चुरा सकते। आपको उसने आंखें दिखा दिखा कर ये मजबूर कर दिया है कि आपको आंख में आंख डालकर बात करनी पड़ेगी और जवाब भी देना पड़ेगा उन सवालों का जो इस देश में 2 भारत बना रहे हैं। जी, कितना महत्वपूर्ण और कितना महत्वपूर्ण दिन है कि गरीब आदमी जो सब्जी बेचने और खरीदने की लाचारी में आंसू बहा रहा है, वो एक इतने बड़े नेता के घर पर बैठकर उनके साथ लंच कर रहा है। यह वो देश है जहां पर इस तरह की कहानियां हमेशा से प्रचलित रही हैं। चाहे कृष्ण और सुदामा का उदाहरण लें, चाहे केवट और राम का उदाहरण लें, कहीं पर भी लें, जब भी हम भारत की कल्पना करते हैं तो हम ऊंचाई से नीचाई के मिलन की कल्पना ही करते हैं। हम वो कल्पना नहीं करते कि देश में सदन का नेता सदन में ना आता हो, जवाब देने से कतराता हो, मुंह फाड़कर समस्याओं पर हंसता हो और जवाब देने के बजाय दोषारोपण करता हो। समस्याओं का हल निकालना ही शासन का काम है, लोक कल्याण उसका धर्म है, लेकिन ये दोनों ही पिछले 10 सालों से गायब हैं। भारत, जब यह टिप्पणी आई थी कि भारत 2 तरह का भारत बन गया है, अब तो भारत 2 तरह का भारत ना रह करके अब भारत के राज्य भी 2 तरह के बनते जा रहे हैं। हर राज्य में आपने इतनी विभाजन की रेखाएं खींच दी हैं कि जैसे सल्तनत हुआ करती थी पुराने जमाने में कि 4 गांव का एक हिस्से का राजा एक और 4 गांव के एक हिस्से का राजा एक, इस तरह की स्थिति फिर से पैदा कर दी है आपने। लोकतंत्र का जो सूत्र 1947 से इन 76 वर्षों में पिरोया गया था, वो ताना बाना बिखरता नजर आ रहा है। कहां खो गया है लोकतंत्र? आप देखिए, जो आदमी पिछले 4 साल पहले खुद मिट्टी की सौगंध खा रहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, अब वो दूसरों से खिलवा रहा है। मतलब मैं तो झूठा था ही, आप भी झूठे बन जाइए। मैंने लिखा भी है इस बात को कि आप वो मिट्टी कहां से लाएंगे जिसमें देश की महिलाओं को नंगा ना घुमाया जा रहा हो? वो मिट्टी कहां से लाएंगे जहां दलितों पर अत्याचार नहीं किया जा रहा हो? वो मिट्टी कहां से लाएंगे जहां पर आदिवासियों के सर पर पेशाब ना किया जा रहा हो? वो मिट्टी कहां से लाएंगे जिसमें अयोध्या के नाम पर भ्रष्टाचार ना किया जा रहा हो, सड़क बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार ना किया जा रहा हो, पेंशन की राशि पर भ्रष्टाचार ना किया जा रहा हो? ऐसी एक भी मिट्टी दिखा दीजिए देश में जहां जिस मिट्टी को आपने कलंकित होने से छोड़ा हो। उस मिट्टी की सौगंध है कि ऐसा करने वाले लोगों को सत्ता से बाहर करना है। इस देश को, जो देश की अस्मिता, देश का वास्तविक चरित्र समाप्त कर देना चाह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन चुना है उन्होंने लोगों से मिलने का,
बहुत महत्वपूर्ण दिन चुना है गरीब को सांत्वना देने का। इस तस्वीर से दिखता है कि वो कितने लोगों के दिलों के पास चले गए हैं। उस दिलों की दूरियों को नफरती सौदागरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नफरत फैलाने वाली सरकार से इस दिल की दूरियों को दूर नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने कहा था कि हम भारत जोड़ेंगे, मुझे तो लगता है कि भारत पूरी तरह से जुड़ रहा है, बहुत तन्मयता से जुड़ रहा है और बहुत सैलाब के साथ जुड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत तन्मयता के साथ, बहुत सैलाब के साथ भारत अच्छी तरह से जुड़ रहा है और भारत जोड़ो यात्रा निकालने का मेन मकसद यही था राहुल गांधी का। लेकिन राहुल गांधी देखिए लगातार, अभी किसानों के बीच राहुल गांधी गए थे, हरियाणा के किसान वहां धान की रोपाई की राहुल गांधी ने। उसके बाद वहां जो किसान महिलाएं थीं उनके साथ उन्होंने उस समय उनके द्वारा बनाए गए खाने को खाया। उसके बाद उनको अपने घर बुलाए और वो महिलाएं उनके घर पे आईं। यहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलकर इन लोगों को खाना खिलाया। और आज उसी घर में रामेश्वर जी को खाना खिलाते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, जो तस्वीर आप लोग देख रहे थे अभी। और उसके अलावा राहुल गांधी पहुंचते हैं आज ही ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से अभी थोड़ी देर बाद हमारी सहयोगी परवीन शेख जुड़ेंगी और वहाँ क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताएंगे। लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम जल्दी से जल्दी जोड़ें। हालांकि कल 15 अगस्त है, आज़ादी का दिवस, आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस। और अब चारों तरफ दिल्ली में आप जानते हैं कि सुरक्षा कारणों से बंद के लिए जल्दी जल्दी दुकानें सब कुछ बंद की जा रही हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कुछ लोग अगर वहाँ हों तो उन लोगों को हम साथ में आपके बीच लेकर आएँ। इसी कार्यक्रम के दौरान थोड़ी देर इंतजार कीजिए। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। कैसे देख रहे हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप जहां हैं वहां चुनाव है। देखिए 2-3 साथी हमारे, अभी प्रमोद अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं और आप मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और तीनों जो आप लोग चुनावी राज्यों से जुड़े हुए हैं, आप मध्य प्रदेश और ये दोनों छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का हाल तो समझ ही रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो हाल है उसमें राहुल गांधी यहां जो कुछ कर रहे हैं इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, या सिर्फ और सिर्फ हम वहां एफआईआर का गेम देखेंगे? कर्नाटक में बीजेपी इसी भ्रष्टाचार के नाम पर 40% सरकारा के नाम पर बीजेपी आउट हो गई। क्या 50% की सरकार के नाम पे अब मध्य प्रदेश से भी बीजेपी आउट होने वाली है? ऐसा दिख रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी दिल्ली में जो काम कर रहे हैं उसका कितना असर वहां पड़ता हुआ दिखाई देता है? राजीव जी, राहुल गांधी इस तरह आम लोगों से मिल रहे हैं जी, राहुल गांधी जिस तरह से आम लोगों से मिल रहे हैं, खेतों खलिहानों में, मोटर मैकेनिकों से, सब्जी वालों से, फेरी वालों से, छोटे दुकानदारों से, इससे अच्छा संदेश गया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वे इन तमाम लोगों से मिलते रहे थे, आम लोगों से, खास करके विद्यार्थियों से, और उनकी बहुत से ऐसे लोगों से मिले थे जो कोई नियोजित यात्रा नहीं थी। ये मन की बात की तरह उनका कार्यक्रम नहीं था कि पहले से निर्धारित है, सवाल निर्धारित है, जवाब निर्धारित है, न सवाल का मतलब है न जवाब का मतलब है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये तो 50% की बात मध्य प्रदेश में उठी है, इससे बीजेपी खुद परेशान है, क्योंकि बीजेपी इस मामले को जितना तूल देगी पता चलेगा कि कहीं कहीं तो भ्रष्टाचार का आंकड़ा इससे भी ऊपर चला गया है। देखिए, महाकाल लोक में जो प्रतिमाएं खंडित हुई थी वो बताती कि कमीशन कितना था। इंदौर के पास धार में कारम बांध 1 साल पहले टूट गया था, उससे करीब 1 दर्जन गांवों की फसलें चौपट हो गई, लोगों के घर तबाह हो गए, मवेशी बह गए। उस बांध के ऊपर वो बांध जिसने बनाया था उसी ठेकेदार को, उसी कंपनी को दूसरे ठेके दे दिए गए। क्यों दे दिए गए पता नहीं। मध्य प्रदेश में ही भोपाल के पास मंडीदीप में करीब 525 करोड़ का एक सर्विस लेन का पुल गायब हो गया, क्योंकि कमीशन राज। व्यापम कांड है, डंपर कांड है, पोषण आहार घोटाला है, एक से बढ़कर एक घोटाले ऐसे जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। और मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो जांच करती है उस जांच में
जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें प्रमोशन देती है। जैसे उमरिया जिले के बिरसिंहपुर में एक एसडीएम थे नीलांबर मिश्रा, उनको रिश्वत लेने के मामले में रीवा के लोकायुक्त ने पकड़ा, जांच चली, लेकिन उनका प्रमोशन हो गया और वो एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिए गए। भोपाल के राजकीय प्रेस में एक बंदा था विलास मत्थनवार, भ्रष्टाचार के मामले में फंसा, उसे प्रमोशन दे दिया गया। जो जितने भ्रष्टाचार के नॉन अवेलेबल एक्ट हैं उनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो भी केस दर्ज होते हैं वो धाराएं गैर जमानती है, लेकिन 2018 में इसको संशोधन करके रिश्वत के मामले में केवल धारा 7 में मुकदमा दर्ज किया जाता है, बहुत साधारण से मामले में, और जो अपराधी पकड़े जाते हैं किसी को सजा नहीं होती। मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में किसी भी रिश्वतखोर को जेल नहीं हुई है, ये इस बात का सबूत है। अधिकांश मामलों में अधिकांश समय मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी, सब 2165 घूसखोर पकड़े गए, लेकिन एक भी आदमी जेल नहीं गया। तो यह आश्चर्य की बात है कि इस अवधि में 2165 लोग पकड़े गए, उनकी खबरें छपी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जेल जाने की नौबत नहीं आई। कईयों को प्रमोशन दे दिया गया और सरकार ने कुछ न कुछ कानूनी नुक्ताचीनी की। ये भ्रष्टाचार के केस तो छोटे हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे। प्रकाश जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। प्रवीण शेख हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधे उस जगह से जहां अभी से थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले राहुल गांधी पहुंचे थे, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में। प्रवीण जी, आपका स्वागत करता हूं। आवाज आ रही है मेरी? बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आपकी आवाज मिल रही है सर मुझे। ठीक है प्रवीण जी, क्या कुछ है वहां के लोगों से अगर कुछ बात हुई हो तो, राहुल गांधी से अगर कुछ लोग मिले हों तो ये बताइए कि क्या कुछ वहां के लोग कह रहे हैं, क्या बातचीत हुई, राहुल गांधी ने क्या बातचीत की इन लोगों से? आप बिल्कुल मेरे पीछे ये देख सकते हैं, यही वो बाइक का वर्कशॉप है जहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे, और ये महंगी बाइक्स के लिए जाना जाता है, पैस पेवर्स। वो यहीं आए थे और अचानक यहाँ से बाहर निकले और इसी वर्कशॉप में वो आधा घंटा रुके थे, लेकिन जैसे ही अचानक वो यहाँ पहुंचे तो लोग भी हैरान थे। काफी भीड़ देखी गई और उनको काफी हजारों लोगों की भीड़ ने यहाँ पर घेर लिया था। उनमें से कई लोग हमारे साथ मौजूद थे। एक हाँ भैया, आप जब राहुल गांधी आए थे तो आप यहीं थे, तो कैसे सडन आपके बीच में राहुल गांधी आए, तो क्या कह रहे थे और क्या किस तरह बोला? तो उन्होंने कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी वो हाथ मिला के सबसे चले गए थे। अच्छा, तो अचानक आपने बीच में राहुल गांधी को पाकर आपको क्या लगा कि क्या मैसेज? सरप्राइज थे और यहाँ पे काफी गैदरिंग हो रखी थी उस समय। अच्छा, और आपका क्या नाम है? मेरा अशोक कुमार रावत जी। तो आप बताएंगे किस टाइम राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे? करीब लंच के टाइम आए थे, 2:30-3 बजे। जी। तो अचानक से भीड़ भाड़ देखा तो लोगों ने बताया कि राहुल गांधी जी आए हैं, तो हम भी यहीं खड़े हो गए। तो वो आए थे, लोगों से हाथ मिला के फिर निकल। लेकिन राहुल गांधी जब आए तो यहाँ पर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए, लोग लगा रहे थे। तो अपने बीच में राहुल गांधी को पाकर आपको कैसा लगा? सरप्राइज है, अचानक आम जनता में ऐसे मतलब एक इतने बड़े नेता का आना स्वाभाविक नहीं है। जी जी। भारत जोड़ो यात्रा चरण चढ़ा था, लोग बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ जुड़े। अब वो एक बार भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, या क्या अभी भी लोगों के बीच लगातार उनका जो जनसंपर्क है, एक जो जनसंवाद है वो बना हुआ है? हाँ, वो मतलब आम पब्लिक से जुड़ रहे हैं काफी। तो क्या मतलब उसको लेकर जो जनसंवाद जो लोगों के साथ जुड़ रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह से अपने बीच में बात? मेरे को मतलब मैं पॉलिटिक्स में इतना हूँ, लेकिन राहुल गांधी आपके बीच में, और यहाँ पर एक मोबाइल के जो खबर है या फेम है वो बेचते हैं। अचानक जब वो राहुल तो काफी भीड़ थी, वो भी यही थे। आप बताइए, देखा? मैंने देखा कि और बहुत सारे भीड़ हो गया,
कि लोगों ने उनका आवाज हाथ थोड़ी वाथ सी कट मिलाया रही है, था। ठीक नहीं आ रही है, लेकिन अच्छा। बहुत शुक्रिया परवीन जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अभी फिर से कोशिश करेंगे दोबारा, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। लेकिन उस जगह पे हमारी टीम है जहां राहुल गांधी अभी से 2 घंटा पहले पहुंचे थे, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, और वहां जो कुछ देखा सुना, लोग क्या कह रहे हैं, ये हम यहाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे भारत जोड़ो यात्रा को दिन ब दिन रोज राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं, वही यहाँ हम देख रहे हैं, वही आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश, और साथ साथ कैसे कांग्रेस दमदार तैयारी कर रही है। आना चाहता हूँ एक बार पहले डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपके पास। दीपक जी, कैसे देखा जाए इस बात में, कितना दम देखते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज भी जारी है, और इस भारत जोड़ो यात्रा के कारण बीजेपी बहुत परेशान है, यह माना जाए? राजू जी, ऐसा है कि पिछले कुछ समय से, एक समय था जब ये चीजें बड़ी स्वाभाविक हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि सत्ता और जनता के बीच की दूरी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए देखिए कि वहां पे एक व्यक्ति जो परवीन शेख को कह रहा था कि बड़ा सरप्राइज था, तो उसका कारण यह है कि सामान्य तौर पे आजकल बड़े नेताओं ने सड़क पर उतरना, लोगों से मिलना छोड़ दिया है। हालांकि राहुल गांधी के साथ आप देखिए, राहुल गांधी के साथ ऐसा बहुत ही नहीं था कि कोई बहुत वो ऊंचाई पर बैठ के राजनीति करते रहे हैं। अक्सर वो लोगों के पास जाते थे, मिलते थे, हम देखते आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने वो कहते भी रहे कि मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है, और उन्होंने संसद जैसी जगह पर बैठकर ये कहा, बड़ी हिम्मत का उनका वाक्य था। उन्होंने कहा कि मेरा अहंकार दूर हो गया। उन्होंने अपने घुटने के दर्द के बारे में भी बताया कि मैंने इलाज भी कराया। सब ऐसी चीजें बताई जो सामान्य रूप से कोई एक नेता नहीं बताना चाहेगा। वैसे ही जैसे कि कोई फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री अपनी उम्र नहीं बताना चाहेगी, ये लगभग वैसे ही है। उन्होंने लेकिन ये सारा कुछ इसलिए दिया कि उन्होंने सामान्य व्यक्ति की सादगी को अपनाया है पिछले कुछ समय से। आप देखिए, खाना खाने के बाद जो उन्होंने अपने ट्विटर पे जो डाला है, जो तस्वीर डाली है, वो दोनों बहुत ही सामान्य तौर पे है। जैसे राहुल गांधी हमेशा रहते हैं वैसे ही है। और वो रामेश्वर जो है, आप देखिए गमछा डाला हुआ है कंधे पर। ऐसा नहीं कि कोई बहुत सज धज कर या बन सवर कर आए थे वहां पे। अक्सर ये होता है कि जब बड़े नेता जाते हैं, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कैसे वो जब खाना खाने जाते हैं तो आसपास सैकड़ों हजारों अधिकारी वहां पे लगाए जाते हैं। कमरे में एसी है कि नहीं वो देख लिया जाता है, गलीचे लगाए जाते हैं, नया फर्नीचर लाया जाता है, नए बर्तन लाए जाते हैं। और खाना खाने के बाद अक्सर दलित के यहाँ से वो सारी चीजें अधिकारी जो है वापस उठा के ले जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो या तो गेस्ट हाउस से आई हुई चीजें रहती हैं या कहीं से खरीद के नई चीजें लाई रहती हैं। ये घटना हुई भी थी, आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ जी शायद एक जगह खाना खाने गए थे उत्तर प्रदेश में, किसी के यहाँ, दलित के यहाँ शायद, तो वहां पे लगाए गए थे सारे एसी वेसी लगाए गए, टेम्पररी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था, और वो हटा दिया गया। तो पिछले कुछ समय से ये जो दूरी है राजपथ की और जनपथ की जो दूरी है, उस दूरी को जो है वो राहुल गांधी लगातार उस फासले को कम कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। सत्ता जो है या उस शीर्ष पर बैठा हुआ जो एक राजनीतिज्ञ है, अगर वो जनता के बीच जाता है तो निश्चित रूप से उसके बहुत ही सकारात्मक उसका असर दिखेगा ही, क्योंकि असली हिंदुस्तान तो यही है। जैसा कि देखिए, अदम गोडवी ने लिखा भी है कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे हाथ रख के कहिए क्या मुल्क आजाद है? कोठियों से मुल्क के मेयार को मत नापिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। यही वो फुटपाथ है जहां पर सत्ता को पहुंचना है। अगर सत्ता यहाँ पे नहीं पहुंचती तो आप जान के रखिए कि देश में कभी भी असली समानता, असली स्वतंत्रता या असली जो है भाईचारा वो कभी नहीं आ सकता। राहुल गांधी बहुत ही सार्थक कदम उठा रहे हैं। यहाँ तक कि ये वाला भी जो वीडियो है, जब महिलाएं उनके घर में आई थी तो देखिए कितने सहज और स्वाभाविक रूप से वो बैठी, खाना खाया। यही चीज होनी चाहिए। ताम झाम के साथ अगर भोजन होता है तो वो भोजन जब पूर्णतः राजनीतिक होता है। मुझे ऐसा लगता है लोगों के दिल में बात बहुत गहरे तक उतरेगी और इसका असर जो है हमें देखने को मिलेगा। वैसे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरीके से फासला जो है वो कम हो रहा है। सभी नेताओं को, किसी भी पार्टी के हो, उनको इस फासले को दूर करना चाहिए। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जनता के बीच और नेताओं के बीच का जो फासला है उसको कम करना चाहिए। इस फासले को मिटा देना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? जन नेता क्या ऐसा करते हैं? लेकिन राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं। राहुल गांधी पिछले दिनों अभी
एक भाषण दे रहे थे आदिवासी महोत्सव में। उस भाषण के कुछ अंश को अभी थोड़ी देर में आपको सुनाऊंगा। और वहाँ जब जो बात कह रहे थे, इसलिए सुनाना यहाँ ज़रूरी है क्योंकि जो बात वो कह रहे थे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ, जब भी ज़रूरत हो आप मेरे पास आ सकते हैं। जरा सुन लेते हैं ये क्यों कह रहे थे और इसके क्या मायने हैं। कांग्रेस की दमदार तैयारी में ये सारी बातें कैसे यहाँ ज़रूरी दिखाई देती हैं, जरा सुनते पहले राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे। मैं आपका सिपाही हूं, दिल्ली में रहता हूं, मगर जब भी आप चाहो मुझे आप राजस्थान बुला लो, अपने घरों में बुला लो और जो भी आप चाहते हो आप मुझसे पूछो, हमारी सरकार से पूछो और हम दिल से आपकी पूरी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि जो आपका हक है आपको मिले, जो आपके सपने हैं वो पूरे हों, आपके बच्चे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ें। तो सबसे बड़ी बात यहाँ वही कह रहे थे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, अपना पता बता रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, राहुल गांधी खुले तौर पर जनता से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अमलेंदु जी, राहुल गांधी का ये जो जुड़ना है यही तो भारत जोड़ो यात्रा है। और यहाँ से इसलिए ये बात यहाँ उनके अलग अलग पहलुओं को यहाँ टटोलने की कोशिश इसलिए हम कर रहे हैं कि कांग्रेस कैसे दमदार तैयारी कर रही है। जरा आपका नजरिया इस पर। राजीव जी, एक शेर है कि घर से मस्जिद बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो रामेश्वर जी तो राहुल गांधी के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, जिनको राम मंदिर बनाना है बनाते रहे अपना। रामेश्वर जी तो राहुल गांधी के साथ हैं और असली जनता, असली राम जो है इन रामेश्वर में ही बसते हैं। राम मंदिर में तो भगवान राम विराजते हैं, लेकिन असली राम जो है, जो घटघट के वासी राम है, वो इन रामेश्वर में ही विराजते हैं और वो रामेश्वर राहुल गांधी के साथ है। तो मुझे लगता है कि आज के राजनीतिज्ञों को जो जनता से दूर हो गए, उनको इससे बहुत कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। राहुल गांधी की अब ये चुनाव की तैयारियां हैं या राहुल गांधी ऐसी ही, इस पर बात हो सकती है कि ये चुनाव की तैयारी के तहत है या क्या है। मुझे लगता है कि चुनाव की तैयारी के तहत नहीं है, ये राहुल गांधी का स्वभाव है, लोग इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और चूंकि राहुल गांधी जो स्वभावता राजनीति कर रहे हैं, जो उनका स्वभाव है, जब वो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं, तो जो लोग गढ़े गए थे, जिनकी छवियां गढ़ी गई थी, उनकी छवियां धुल रही हैं, तो उनको परेशानियां पैदा हो रही हैं। राहुल गांधी ऐसे ही थे, राहुल गांधी ऐसे ही हैं और ये उनके ऊपर जो है उनके परिवार का असर है। मुझे लगता है कुल मिलाकर के राजीव गांधी भी ऐसी लोगों के बीच जाकर घुस जाया करते थे, इंदिरा जी भी इसी तरीके से घुस जाया करती थी, पंडित नेहरू बच्चों को बुला करके जो थे वो खेला करते थे। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि जो एक पारिवारिक जो जीन्स है, जो वो राहुल गांधी के अंदर जो आए हैं, वो उसकी जो है वो प्रकटीकरण जो है इस तरीके से हो रहा है। अब चूंकि ये समय जो है सोशल मीडिया का है और चूंकि राहुल गांधी जाते हैं तो तुरंत चीजें कैप्चर हो जाती है, लोगों की नजर भी रहती है, तो सब चीजें एक तरीके से जो कुल मिलाकर के सामने आ रही है। इसीलिए राजीव जी, राहुल गांधी जब जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं तो जनता भी सीधा उनको अपने बीच पा रही है। देखिए, परवीन जी जिन सज्जन से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगा कि राहुल गांधी जैसा एक नेता जो है वो आम जनता के बीच इस तरीके से आया और आकर के मिला। मुझे लगता है कि ये चीज जो है बहुत लंबे समय से खत्म होती जा रही थी राजनीति में और जानबूझकर खत्म की जा रही थी। खत्म भी होती जा रही थी, जानबूझकर भी खत्म की जा रही थी। और वो इसलिए खत्म की जा रही थी क्योंकि कई महामानव गढ़े जाने थे, तो महामानव इसी तरीके से गढ़े जाते जब वो जनता से दूर होते। क्योंकि जनता के बीच जब आज ही होगा तो वो महामानव नहीं बन सकता है, वो मानव ही बन सकता है। वो एक शेर है शाह इलाहाबादी का कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोगिया। यानी इंसान का दर्द समझने के लिए जो है, दर्द पैदा करने के लिए इंसान को पैदा किया गया, वरना जो थे वो ईश्वर का हुक्म बजाने के लिए देवता कम नहीं थे। तो इस असली इंसान जो यही है, जो महामानव तो बहुत बन जाते हैं, मन की बातें बहुत किया जाती है महामानव बन करके, लेकिन जनता का दर्द जो है वो इसी तरीके से समझा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में तो ऐसा भी हुआ राजीव जी की मतलब गए माननीय तो बाकायदा दलित बस्ती में साबुन बांटेगा कि पहले नहा लो, चूंकि महामानव जो है वो आने वाले हैं।
तो साबुन बांटे गए दलित बस्ती में। मतलब ये एक तरफ ये है, और एक तरफ किस तरीके से जनता भी जाकर के सीधा जो वो संपर्क हो रहा है, और किस तरीके से रामेश्वर जी जो है वो बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो राजनीति का अंतर है समझने की जनता को भी आवश्यकता लगी। जी बिल्कुल, जनता को इस राजनीति को समझने की आवश्यकता है, लेकिन ये जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है, और इसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने पूरी की पूरी राजनीति की दिशा ही चेंज कर दी है? जिस दिशा में यहां बीजेपी की राजनीति चल रही थी, अब उसके पैरेलल लेकिन दूसरी दिशा में राहुल गांधी की राजनीति चल रही है। क्या राहुल गांधी की राजनीति को लोग पसंद कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह जी आपके पास, आपसे समझूं कि कैसे आप देखते हैं राहुल गांधी की इस राजनीति को। देखिए, आज से साल 2 साल पहले राहुल गांधी को लेकर के कितनी बातें होती थीं कि कंसिस्टेंसी नहीं है राहुल गांधी में। राहुल गांधी थोड़े दिन हिंदुस्तान में रहते हैं, थोड़े दिन विदेश चले जाते हैं, राहुल गांधी एक जगह टिक नहीं पाते। लेकिन अब देखिए, 4 तारीख को राहुल गांधी के केस से स्टे मिलता है, 7 तारीख को राहुल गांधी संसद में फिर से बहाल होते हैं, 9 तारीख को राहुल गांधी भाषण देते हैं, दमदार भाषण। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी 10 तारीख को। 12 तारीख को राहुल गांधी पहुंच जाते हैं वायनाड अपने संसदीय क्षेत्र में, 2 दिन वहां पर धूम मचाते हैं और वहां से मणिपुर की बात करते हैं। और आज जब वापस लौट के आते हैं दिल्ली, तो रामेश्वर के साथ लंच करते हैं और उसके बाद मोटर मैकेनिक्स के पास पहुंच जाते हैं ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में। अभी इस वक्त जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है किसी और रणनीति पर राहुल गांधी चर्चा कर रहे हों, एक कोई और प्लानिंग हो रही हो, और कुछ देर बाद और कुछ आ जाए खबर। तो ये जो लगातार घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के पैरेलली चलिए, थोड़ा सा मैं अपनी बात ज़्यादा रख रहा हूँ लेकिन पैरेलली चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? भाषण देने का मौका मिलता है, इंडिया को घमंडिया कहते हैं। अब मणिपुर का नाम लेना बहुत ज़रूरी हो गया है उनके लिए, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी और विपक्ष ने घेर लिया है, तो मणिपुर के नाम में भी कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये जो है, जो घिसी पिटी बात पिछले 10 साल से देश की जनता सुन रही है, जिस देश की जनता को आप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 2014 में ही देश को असली आज़ादी मिली, अगर असली आज़ादी 2014 में मिली तो अभी हम अमृत महोत्सव क्या चीज़ का मना रहे हैं भाई साहब? ये तो पूछा जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें पूछी जाएंगी जो मल्लिकार्जुन खड़गे कल छत्तीसगढ़ में के जांजगीर चांपा से पूछ रहे थे कि अगर स्कूल हम नहीं खोले होते तो आप कैसे पढ़ लिख करके आज प्रधानमंत्री बन गए रहते और किसी और पद पे विराजमान हैं आज? कैसे आपके बच्चे आज यहाँ कल वहाँ पढ़ रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज? और अभी प्रशांत टंडन जी कह ही रहे थे कि जब आज़ादी के समय हमारे देश की औसत आयु जो थी वो 35 साल थी और आज 70 साल कैसे है, बिना एम्स खोले हुए, बिना हॉस्पिटल खोले हुए, पढ़ लिख करके आप इतने बड़े ऐसे ही हो गए। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन पैरेलली दोनों सवालों को अलग अलग दिशाओं में जरा आपसे समझना चाहता हूं। निश्चित रूप से कांग्रेस की दमदार तैयारी है और ये तैयारी और मुझे दमदार होती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की मैं इस बात पर कहना चाहूंगा कि इनका शुरू से ही यह रणनीति रही है कि किसी तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस में भी विशेषकर गांधी परिवार के एलिमेंट को, गांधी परिवार का जो अंश है उसे हतोत्साहित किया जाए। तरह तरह के झूठे मीम्स बनाकर, आईटी सेल द्वारा झूठ फैलाकर, तरह तरह की बातें करके, राहुल गांधी का चरित्र हनन करके, सोनिया गांधी को दुनिया की 4थी सबसे अमीर महिला जैसी बातें करके, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जी की वल्दियत, सुकूनत, उन सबको बदलते हुए उन्हें किसी गयासुद्दीन के परिवार से जोड़ते हुए ये सब चीजें की गई। शुरू में लोगों पर इस पर यकीन हुआ। ऐसा नहीं था कि सबको यकीन हुआ, यकीन कम लोगों को हुआ, लेकिन इसका प्रतिरोध नहीं हो रहा था। लोग उसको यूं ही समझ रहे थे कि चलिए हो रही है, बात हो रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की, यह न सिर्फ भारतीय राजनीति का एक मील का पत्थर है, बल्कि कांग्रेस के इतिहास में भी इसका वही स्थान होगा जो दांडी यात्रा का हुआ था।
जिसके बाद चीजें बदलने लगी थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती हो गई कि वह उन सब चीजों को जिनको वो अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में बिठा चुकी थी और जनता के दिमाग में बिठा चुकी थी कि राहुल गांधी एक गैर जिम्मेदार और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, कभी यहाँ रहते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी विदेश में चले जाते हैं। पात्रा कहते हैं कि लंदन की हर गली में वाड्रा और राहुल गांधी का मकान है, तरह तरह के झूठ फैलाए जाते हैं। अब वो झूठ चल नहीं रहा है। जब लोगों ने राहुल गांधी को सड़कों पर देखा, 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए देखा, एक दिन भी उन्होंने स्किप नहीं किया, कहीं कोई उनके चेहरे पे इस तरह का भाव नहीं था कि वो किसी ऐसे अभिजात्य परिवार से आते हैं, ऐसे किसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते हैं जो जनता से मिलने में परहेज करते हैं। एक सामान्य कपड़े में पहन के उन्होंने पूरी लंबी यात्रा पूरी की। तो जनता को राहुल गांधी की बात समझ में आने लगी और जनता उनके साथ जुड़ने लगी। अब इसका कोई काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसका काट एक ही हो सकता है कि इन्होंने 10 साल में अपनी उपलब्धियां की होती, लेकिन इनकी कोई उपलब्धियां नहीं रही। जब ये गिनाते हैं कि हम तीसरी या पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, तब भूल जाते हैं कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीवन गुजार रहे हैं। पर कैपिटा इनकम गिर रही है। इनकम टैक्स में जो फाइल हुआ करता था, जो रिटर्न फाइल होते थे, जो इनकम टैक्स देने वाले थे, उनकी संख्या गिर रही है और पूरी की पूरी दौलत 2 बड़े पूंजीपति घरानों के यहाँ जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 50 लाख के मनी लॉन्ड्रिंग पर केरल के एक पत्रकार के खिलाफ पीएमएलए का मुकदमा कायम होता है और 2 साल जेल में रहता है। मुश्किल से जमानत होती है, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए का निवेश कैसे हुआ, इस पर ईडी चुप है और शायद ही उनके यहाँ इसमें कुछ मुगाहट हो तो उसको करें। बहरहाल उनकी हिम्मत भी नहीं है ऐसा करने की, ये बात भी सही है। मुझे राहुल गांधी की बात में जो सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। कब क्या है किसी को पता नहीं चलता, जब हो जाता है तब लोगों को समझ में आता है। ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आज देखा। और जिस तरीके से रामेश्वर जी को इन्होंने अपने घर बुलाया, अपने डाइनिंग रूम में खाना खिलाया और जितनी सहजता से बात की, इसके बारे में मैं खुद भी गवाह हूं। इस घटना का नहीं, लेकिन 2006-07 में जब मैं रायबरेली में स्पीकर था, तो उस समय वहीं से एमपी थे अमेठी से, जिसके 2 विधानसभाएं हमारे यहाँ रायबरेली में लगा करती थी। तो जब भी आते थे तो हम लोग बराबर मिलते जुलते थे। हमारी पुलिस की ड्यूटियां लगती थी। तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वो तैयार होने के बाद पुलिस घुस गए हैं, पुलिस लाइन के पुलिस पीएसी जहां टेंट लगते हैं उसमें घुस गए हैं। तो उनको पूछते हैं कि भाई आपका चादर ठीक नहीं है, आपका खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है। एक सिपाही कह देते थे कि हमें छुट्टी नहीं मिलती, तो फिर कहते सिंह साहब छुट्टी क्यों नहीं देते इनको। तमाम बातें हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि ये आज का है, ये उनके मन में रहा होगा। चूंकि उसमें सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए उतना प्रचारित नहीं होता था। अब जब ये चीजें आने लगी तो प्रचारित होने लगी। दूसरी चीज, प्रकाश जी की बात तभी इन्होंने इंदौर के बारे में और मध्य प्रदेश के बारे में कही। प्रियंका गांधी के खिलाफ 41 FIR की गई। शायद ही आज तक उसके ऊपर FIR करने का ये पहला मामला है जिसने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर चिट्ठी लिखता है कि हमसे 50% लिया जाता है, तो आप पेटी कॉन्ट्रैक्टर की जांच नहीं करा रहे हैं। जहां जहां 50% लिया गया उसकी जांच नहीं करा रहे। जिसने इसको खोला आपने उसकी जांच करा दी, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया। निश्चित रूप से 40% के बजाय 50% जब मामला एमपी में उठा है, तो ये बहुत बड़ी घबराहट और बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसा कि वहां के मेरे मित्र भी बता रहे हैं और यहाँ पर भी प्रकाश जी बताते हैं और भी लोग बताते रहते हैं बातचीत से, मध्य प्रदेश में इनकी हालत अच्छी नहीं है, वहां तैयारी दमदार है। दूसरी चीज, अक्सर मेरे मित्र भी पूछते हैं कि जब ये अपने राज्यों में 41 मुकदमे कायम करा सकते हैं, तो कांग्रेस अपने राज्यों में मुकदमे क्यों नहीं कायम करा सकती। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं साहब, ये तो हम लोकतंत्र को इनकी नजर से नहीं देखना चाहते, हम लोकतांत्रिक जरूर हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आपका मुकाबला एक फासिस्ट शक्ति से पड़ा हुआ है, तो आप लोकतंत्र के मध्यम रास्ते से नहीं चल सकते, आपको उस रास्ते पर जाना ही पड़ेगा। कानून को कानून का रास्ता जरूर अख्तियार करना पड़ेगा। इन 41 मुकदमों में कुछ भी नहीं होगा, वो एक दिन की भी गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, और गिरफ्तारी करेंगे तो ये बिल्कुल बूमरैंग कर जाएगा, ये वो भी जानते हैं। ये केवल एक डराने की बात है। और आज सबसे बड़ी बात है कि जो डरता है वही डराता है। आप प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए, उनकी बातचीत की स्टाइल सुनिए, जबरदस्ती की उनकी हंसी सुनिए लोकसभा में, मूल मुद्दे से बहक के कहीं और जाने की बात सुनिए, कांग्रेस और राहुल गांधी का बराबर उल्लेख सुनिए,
और आज फिर वही पुरानी बात, परिवारवाद 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 ये साफ बताता है कि वो बौखला गए हैं। और इस सबके पीछे कांग्रेस की दमदार तैयारी है। कांग्रेस को ये आक्रामकता बनाए रखनी होगी और एक भी ऐसा मौका भारतीय जनता पार्टी या उनके IT सेल का नहीं छोड़ना होगा जिसमें वो झूठ नहीं कह रहे हैं। बिना झूठ बोले वो रह नहीं सकते और आपको बिना सच को खोले रहना नहीं। जी, बिना झूठ बोले रह नहीं सकते और झूठ की राजनीति हो रही है। झूठ पर सच, और सच में भी ऐसी राजनीति जहां कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, वैसी राजनीति क्या आज की राजनीति पर हावी हो पाएगी? एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल के साथ आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास कि जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं वहां झूठ, छल, कपट ये सब कुछ भी नहीं है। जो बातें हैं बिल्कुल क्लियर कट बातें राहुल गांधी करते हैं। आप याद कीजिए 2 महिलाओं का जिक्र उन्होंने किया था, उन पर भरी सभा में, संसद में उन पर झूठ बोलने का आरोप सत्ता पक्ष के सांसदों ने लगाया और राहुल गांधी ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और उसका प्रमाण उन्होंने 2 दिन बाद दे दिया। और उसके बाद अभी हम लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने उसी अंदाज को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इस पे जो झूठ की राजनीति है, कलावती से लेकर के 13 बार लॉन्च करने का, और इसके अलावा न जाने कितनी राजनीति, फ्लाइंग किस वाली झूठ की राजनीति, विवेकानंद आश्रम राहुल गांधी नहीं गए, ये झूठ की राजनीति, कितनी झूठ की राजनीति है। वो क्या हावी जो आज है उस पर राहुल गांधी भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं क्या प्रशांत टंडन जी? राजीव जी, राहुल गांधी की ये सारी जो गतिविधियां हैं, आपको इसमें एक बड़ा तारतम्य दिखाई देगा कि वो सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति को एड्रेस नहीं करते दिखाई देते हैं। ये सब कुछ बहुत सहज हो रहा है और मैं भी इसको वोट बैंक की राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसलिए नहीं जोड़ना चाहता हूँ कि राजीव जी की इस वक्त देश की जो स्थिति है पिछले कुछ वर्षों से, ऐसा नहीं है कि देश की स्थिति बड़ी जो है वो फर्क थी, भ्रष्टाचार नहीं था या अपराध नहीं थे, सब कुछ था एक सीमित दायरे में। लेकिन जो चीज़ नहीं थी वो ये था कि सत्ता के द्वारा, पुलिस के द्वारा और या इंडस्ट्रियल स्केल पे संचालित करने का जो नफरत की राजनीति है, जो हेट क्राइम है, उसको सत्ता का कहीं जो है वो आशीर्वाद नहीं प्राप्त था। तो जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पूरे दौर में आप देखिए, और केवल मैं पिछले 8-9 साल की, 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे भी जाइए आप जी। जिस प्रकार की राजनीति उत्तर भारत में चल रही थी, जिसमें नफरत धीमे धीमे जो है वो पनप रही थी, उसके खिलाफ कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन नहीं खड़ा हुआ। कोई बड़े किताबें नहीं आई, कोई ऐसी फिल्में नहीं आई जो कि भूचाल मचा दें, जैसा तमाम दुनिया के देशों में हम देखते हैं कि ऐसा होता रहा है। हमारे भी समाज में, अलग अलग समाजों में ये चीज़ें होती रही हैं कि कोई किताब आती है, कोई बड़ा एक रिफॉर्मिस्ट पैदा हो जाता है और वो समाज को जोड़ने का काम करता है। उत्तर भारत में बदकिस्मती से ऐसा पिछले कुछ दशकों में नहीं हो रहा है। तो अब ये जिम्मा भी अब राजनीतिक पार्टियों के हाथ में है कि वो कैसी राजनीति करें कि जो नफरत समाज में घुल गई है वो कम हो। तो वोट बैंक की राजनीति से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि देश में जरा ठहराव आए। बहुत गुस्सा, बात बात में गुस्सा, पार्किंग में गुस्सा, सीट ना मिलने पर ट्रेन में गुस्सा, मतलब धर्म के आधार पर पहचान करने पर गोली मार देने की बात। ये जो गुस्सा है, इसको ठंडा करने की ज़रूरत है राजीव जी इस देश में। और ये गुस्सा ठंडा होगा तो बहुत प्रोडक्टिविटी है, बहुत टैलेंट है, पूरी ज़मीन तैयार है, हमारा जहाज रनवे पर है विकसित देशों से हाथ मिलाने को, कंधे से कंधा मिलाने को। लेकिन सवाल ये कि इतनी नफरत के साथ हम ये नहीं कर सकते। तो ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात राजीव जी ये है कि अभी आप चर्चा कर रहे थे, शायद दीपक जी कह रहे थे कि किस तरीके से राहुल गांधी लोगों से घुलते मिलते हैं, सत्ता के धारी लोग मोदी जी नहीं मिलते हैं। याद कीजिए, आप सब लोगों की बहुत लंबी पत्रकारिता है या पब्लिक लाइफ में रहे हैं, प्रशासनिक अमलों में रहे हैं, बड़े बड़े तमाम प्रधानमंत्री
जो है वो जनता दरबार एक लगता था, एक कॉन्सेप्ट था प्रधानमंत्रियों का, साप्ताहिक या कभी 15 दिन में, कई महीने में एक बार जी। जनता के लोग अपनी अर्जियां लेकर जाते थे प्रधानमंत्री निवास पे। 100, 200, 500, 50 लोग, जिनको भी प्रधानमंत्री मिलता था, प्रधानमंत्री आते थे, सबकी चिट्ठियां लेते थे, कुछ लोगों से बात करते थे। ये एक ऐसा नहीं कि उससे देश की सारी समस्याएं हल हो जाती थी, लेकिन एक सिंबॉलिक, एक प्रतीक है कि जनता के साथ खड़ा है आपका प्रधानमंत्री, आपकी जी। बात सुनने को तैयार है, आप उस तक पहुंच सकते हैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी साहब ने आने के बाद ये परंपरा बंद कर दी। अब प्रधानमंत्री निवास में कोई जनता दरबार नहीं लगता। उद्योगपति जाते होंगे, दूसरे लोग जाते होंगे रात के अंधेरे में, लेकिन जनता नहीं जाती वहां पे। आप वाजपेयी जी के समय देख लीजिए, मनमोहन सिंह के समय देख लीजिए, इंदिरा गांधी के समय देख लीजिए, ये होता था। और हर सब प्रधानमंत्रियों ने इस परंपरा को कायम रखा है, लेकिन मोदी साहब ने इस परंपरा से हट गए, मोदी साहब, और वो एक राजा वाली जो है परंपरा पे आ गए। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए कल बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, भारत की आज़ादी की सालगिरह के साथ साथ मोदी साहब का दूसरे कार्यकाल में लाल किले से आखिरी भाषण है। इसके बाद वो 2024 के 15 अगस्त में जो नया प्रधानमंत्री होगा वो भाषण देगा, या ये चुनकर दोबारा आते हैं तो ये भाषण देंगे, लेकिन इन 10 साल के कार्यकाल में ये आखिरी भाषण होगा। और सबकी निगाहें होंगी कि प्रधानमंत्री मोदी वहां से कैसा भाषण देते हैं। जी। हम लोगों ने तमाम प्रधानमंत्रियों के भाषण वहां से सुने हैं, उसकी रिपोर्टिंग की है, और हमने देखा कि प्रधानमंत्री लाल किले से एक बड़ा स्पष्ट और बहुत पॉजिटिव संदेश देता है। वहां से दलगत राजनीति नहीं करता। चौधरी चरण सिंह का भी भाषण है जो संसद भी नहीं देख पाए, लेकिन इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके कार्यकाल में ही 15 अगस्त आया था, और लाल किले का भाषण है उनका, यूट्यूब में वीडियो में लोगों को मिल जाएगा, आप सुनिए उस भाषण को। कितने जो है वो जमीनी बातें कर रहे हैं वहां से खड़े होकर। प्रधानमंत्री ने संसद में जिस तरीके का भाषण दिया है और जिस तरीके के भाषण वो पिछले लोकसभा वो लाल किले से देते आए हैं, अब उनको देखिए कि उसमें कितनी दलगत राजनीति, कितना पूर्व सरकारों की आलोचना, कितना उसमें ऐसी बातें जिनका कि कोई साक्ष्य नहीं है, जो सत्यता के आधार पर टिकती नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ बड़ी एक शर्म आती है कि प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहा है और लोग गूगल करके बता रहे हैं कि ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, ये बात गलत बोली, वो बात गलत बोली, ये दावा गलत है, ये फैक्ट गलत है। कल इंतजार होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपने आखिरी 10 साल के कार्यकाल का आखिरी संबोधन जो लाल किले से होगा वो कैसा करते हैं। क्या वो बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है, या जैसा भाषण हमने संसद में सुना वैसा ही है। तो इसका इंतजार होगा कि वो प्रधानमंत्री किस राजनीति को चुनते हैं, राहुल गांधी किस राजनीति को चुन रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आप कह रहे हैं, सही सवाल यहाँ उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार इस देश को संबोधित करेंगे तो किस राजनीति की तरफ बढ़ते हुए वो दिखाई देंगे, किस राजनीति को राहुल गांधी, जिस राजनीति के रास्ते पर राहुल गांधी चल रहे हैं, क्या उस राह पर चलने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या उसी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे जिस राजनीति को पिछले 9 साल से बढ़ाते आए हैं। अब तो सदन के अंदर भी झूठ बोला जा रहा है, बहुत दमदारी के साथ झूठ बोला जा रहा है, और इतना झूठ बोलो कि कल को वह सच लगने लगे। इस नीति पर काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि उनके तमाम कुनबे के लोग दिखाई देते हैं। और बहुत दमदारी के साथ ये बात यहां इसलिए रख रहा हूं क्योंकि तथ्य वही हैं। यहां कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा हूं जो प्रधानमंत्री को बुरी लगे बातें, या उनके अलग अलग जो मंत्रीगण हैं उनको बुरी लगे, क्योंकि क्या राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया था, स्मृति ईरानी जी साबित कर दें। ये हम भी चाहते हैं कि हम भी जानें। और ऐसे ही क्या राहुल गांधी कन्याकुमारी से जब पदयात्रा लेकर निकले थे
तो वो नहीं गए थे उस जगह पे जहां का दावा वो कर रही थी, यानी स्वामी विवेकानंद के आश्रम में। वो तस्वीर भी सामने आ गई। तो आखिर आप इतनी झूठ क्यों बोलते हो? जो अभी इस जमाने में प्रकाश जी, इस जमाने में प्रकाश जी, जबकि सारी चीजें बिल्कुल सामने हैं, तब इतनी झूठ रख करके आप किनके, आपको क्या लगता है कि मेरे ऐसे अंधभक्त हैं जिनको सिर्फ मेरी बातें सुनाई देती हैं, समझ में आती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता? क्या आंखों पे पट्टी बांध दी गई है लोगों की और सिर्फ कान को खोल के रखा गया है और कान में भी वही शब्द आए जो हमारे माननीय बोले, और इस आधार पे राजनीति हो रही है और इस आधार पे देश की जनता को आगे बढ़ाया जा रहा है कि आइए और हमें वोट दीजिए? क्या ऐसी राजनीति कल फिर से हम आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं? एक बहुत वाजिब सवाल यहां उठा रहे थे प्रशांत टंडन जी, उस सवाल को आगे बढ़ाते हैं और जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी? राजीव जी, पहली बात तो है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी को, पैनल के सभी लोगों को, दर्शकों को, सभी को शुभकामनाएं। अब रोल रिवर्सल कैसे होता है ये देखा जा सकता है। इस देश में जो व्यक्ति प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुआ वो आम आदमी की तरह रहता है, और जो व्यक्ति आम आदमी की तरह, आम आदमी के घर में पैदा हुआ वो शाही तरीके से रहता है। तो बड़ा रोल रिवर्सल है। रोल रिवर्स होने का एक और तरीका है, जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू नेता बोलता है, समझता है, वो हिंदू नेता नहीं है बल्कि सांप्रदायिक नेता है। और जो नेता अपने आप को, प्रकाश जी बस ये बताना चाहता हूं कि अभी पूर्व संध्या पर ये आप देख रहे हैं पीछे राष्ट्रपति भवन है, ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और थोड़ा आगे की ओर हमारा कैमरा जो है वो जा रहा है, और उधर पार्लियामेंट है, और उसके बगल में ये नया वाला जो पार्लियामेंट है वो भी दिखाई दे रहा है। ये अभी की तस्वीर है, हमारे एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर के द्वारा भेजा गया ये तस्वीर। जो पूर्व संध्या की आप बात कर रहे थे वही पूर्व संध्या यहाँ दिखाई दे रही है, दिल्ली की तस्वीर। जी, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा राजीव जी। दूसरी बात है कि आराम से राहुल गांधी का जो तरीका है काम करने का, आप देखिए राहुल गांधी ने कभी अपने आप को ये बताने की कोशिश नहीं की कि मैं हिंदू हूं या मेरा खानदान क्या है, मेरा गोत्र क्या है। जब पूछा गया मजबूरी में उन्होंने बताया। लेकिन हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी खूबी है, वो खूबी है कि हिंदू धर्म में लगातार जो परिवर्तन आ रहे हैं समाज में, वो चुपचाप आते हैं। वो कोई क्रांति का बिगुल बजा के, खूनी क्रांति करके, हजारों लाखों लोगों की हत्या करके नहीं आते। तो आप देखिए गांधी जी ने जो बदलाव किया था बहुत शांति से किया। विवेकानंद आए हों या विश्वचंद्र विद्यासागर आए हों या द्वारकानाथ गांगुली आए हों, अंबेडकर आए हों, सारे परिवर्तन हमारे समाज में जो हुए वो बहुत ही शांति से, चुपचाप इस तरह हुए कि दूसरे पक्ष को पता भी नहीं चला कि अरे इतनी बड़ी क्रांति हो गई। अंग्रेजों को कभी अंदाज नहीं हुआ कि इतनी बड़ी क्रांति हो गई। जेपी का आंदोलन चला, लोगों को अंदाज नहीं हुआ कि जेपी के आंदोलन का मतलब क्या है। इस देश में लाखों एकड़ जमीन लोगों ने दान दे दी। कभी कोई कल्पना कर सकता है दुनिया में कि लोग अपनी जमीनें दान कर दे? भूदान यज्ञ में लोगों ने जमीनें दान कर दी। तो जो परिवर्तन भारतवर्ष में आए हैं वो बहुत चमत्कारिक हैं। और राहुल गांधी जो परिवर्तन कर रहे हैं धीरे धीरे, वो बहुत डंका नहीं बजा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही तरीके से वही कार्य कर रहे हैं। जो राजेंद्र माथुर मशहूर संपादक हुए वो कहते थे कि परिवर्तन की हिंदू शैली जो है वो भारत ने अपना ली है। भारत में जो परिवर्तन होते चुपचाप होते। इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने की बात हो, या बाबा आमटे की समाज सेवा हो, या तमाम तरह के जो आंदोलन पहले भी हुए देश में, आप देखेंगे सारे आंदोलन बहुत शांतिप्रिय तरीके से हुए। राहुल गांधी जो आंदोलन कर रहे हैं, लोगों में बदलाव ला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो लोगों के दिलों को बदल रहे हैं, और इसका नतीजा भविष्य में मिलेगा, चुनाव में भी मिलेगा। हालांकि कांग्रेस और राहुल हमेशा कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सत्ता पाने के लिए नहीं करते, सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, समाज में सुधार और बदलाव हमारा लक्ष्य है। तो ये बात जो कह रहा है, मुझे लगता है कि वही व्यक्ति दिलों पर राज कर सकता है। और उम्मीद करना चाहिए कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक स्टेट्समैन की तरह भाषण दें, एक पॉलिटिशियन की तरह ना दें। राजीव जी, एक स्टेट्समैन की तरह भाषण
दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जो हैं उसी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे जिस राजनीति पर वो पिछले 9 साल से चलते आ रहे हैं? प्रमोद अग्रवाल जी, आपसे भी समझना चाहता हूं, या राहुल गांधी जिस राह पे चल रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि मणिपुर के लोगों को न्याय दीजिए, हरियाणा के लोगों को न्याय चाहिए, न्याय उन लोगों को भी चाहिए जिनके परिजनों को चलती ट्रेन में मार दिया गया, और ऐसे तमाम न्याय उन महिलाओं को, पहलवानों को भी चाहिए जिनको घसीटा तब गया जब नए बिल्डिंग का, संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, सेंगोल की स्थापना हो रही थी। क्या इस राह पर भी दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? प्रमोद जी। घर को आग लगती है घर के चिराग से, इसको सिद्ध कर रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कर्णधार हुए और जो जीवित है, उनको तो उन्होंने घर बैठा दिया है, या हो सकता है दरभंगा में एम्स में भर्ती करा दिया हो। पार्टी की जगह मैं हो गया है, मैंने किया, मैं कर रहा हूं। अपनी पार्टी तक का नाम नहीं लेते आजकल, सिवाय कांग्रेस के उनके मुंह से और कोई शब्द नहीं निकलता। उनकी एकमात्र उपलब्धि यही है कि वो कांग्रेस की असफलता दिखाकर अपना सिंहासन ऊंचा करते जाते हैं, और वो इतना ऊंचा उठ गए हैं कि जनता उन्हें दिखाई नहीं देती। दीनदयाल उपाध्याय का वो अंतिम छोर का अंतिम व्यक्ति कहां गया, अब पता ही नहीं चलता। 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं, 2 व्यक्ति के लिए सारा कुछ हो रहा है। वो जमीन, वो कारखाना जिसमें रफेल बनना था नागपुर में, वो कहां है, किसी को नहीं पता। कहना क्या चाहते हैं कि देश बहुत खुशहाल है। कितना खुशहाल है कि आज भी टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। तमाम कोशिशों के बाद महंगाई आप कम नहीं करना चाह रहे, कम कर नहीं पा रहे। आम आदमी की समस्या जहां की तहां खड़ी है। देश एक वर्षा रहित स्थिति उसके सामने खड़ी हुई है। अकाल की स्थिति बन रही है, कहीं ज्यादा अतिवर्षा की स्थिति बन रही है। देश इस बारे में क्या प्लानिंग कर रहा है, कोई नहीं बताता। सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कल लाल किले की प्राचीर से उसका जवाब दें। जिस तरह उन्होंने एक भूत खड़ा किया था विनोद राय की 2G स्पेक्ट्रम और कोल घोटाले की रिपोर्ट के आधार पर, और उस भूत को, उस झूठ को इतना फैलाया था कि एक कुशल प्रधानमंत्री की छवि उसके पीछे चली गई। आज उनके सामने वही झूठ सच बन के खड़ा है। अब उनका नियुक्त किया हुआ सीएजी उनके खिलाफ बोल रहा है। उन्हें देश को बताना चाहिए कि जो मैंने नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो इस खाने और खिलाने में कैसे तब्दील हो गया। जी। सीएजी की रिपोर्ट का जवाब नहीं देंगे, मणिपुर पर हंसेंगे और फ्लाइंग किस की बातें फैलाकर जनता को गुमराह करेंगे। ये तो इनका चरित्र ही है। जिस डिग्री मिश्रा जी को संसद में सबसे ज्यादा टाइम दिया गया बोलने का, उन्होंने जितनी बातें बोली उसमें कौन सा सच था? सारी दुनिया को आप दिखाना चाहते हैं कि हम उस धारणा को प्रतिपादित कर रहे हैं जिसमें कहा गया था कि 100 बार एक झूठ को 100 लोग लगातार बोलते रहें तो वो सच में तब्दील हो जाता है। लेकिन वास्तविक धरती का भारतीय नागरिक तो भुगत रहा है, महंगाई को भुगत रहा है, बेरोजगारी को भुगत रहा है। सिलेंडर जिनको आप उज्ज्वला कहते थे, वो सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। आयुष्मान कहते थे, 10-10 लाख व्यक्ति एक ही नंबर पर रजिस्टर्ड हैं, जांच नहीं करवा पा रहे हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर आपका सेबी जैसा रेगुलेटर 12 महीने तक जांच नहीं कर पा रहा है, और यदि मामला विपक्ष का हो तो 3 दिन में जांच हो जाती है। अगर जहां ये लगने लगता है कि न्यायपालिका हमारे खिलाफ जा रही है, तो या तो आप उसका तबादला कर देते हैं, या अभी एक नई परंपरा आपने फिर से शुरू कर दी है। दिल्ली के बिल के पास हो जाने के बाद
अब आप चीफ जस्टिस को भी हटाना चाहते हैं अपने रास्ते से, न्याय के दरवाजे भी बंद करना चाहते हैं इस देश के लिए। करने क्या जा रहे हैं? 25 साल का प्लान बनाते हैं वो हमेशा। शायद कल भी वो बोले कि हम 2045 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन जाएंगे, इसलिए मुझे वोट दो। देश कैसे सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा ये कभी नहीं बताते। मोदी सर्वश्रेष्ठ है ये हमेशा बताते हैं। समझ में नहीं आता इस देश की जनता को इतना बेवकूफ क्यों समझ रहे हैं। ठीक है, एक बार उनकी काट की हांडी चढ़ गई, दोबारा आपने पुलवामा करके उस काट की हांडी को बचा लिया, लेकिन इस बार जनता बहुत जागरूक है। इस बार उसने नफरत और घृणा की पहचान कर ली है। इस बार उसने यह समझ लिया है कि इस देश में भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए इस बार वो संदेश दें कि यह देश वास्तव में कैसे आगे बढ़ेगा, वास्तव में इस देश की जरूरत क्या है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक प्रधानमंत्री नहीं, हम एक ऐसे नेता को सुनेंगे जो सिर्फ नफरत के बीज बोता है और वोट की फसल काटना चाहता है। जी राजू जी, नफरत और मोहब्बत, क्या यहाँ नफरत और मोहब्बत की फिर से बात कल होगी? ज़रा समझना चाहता हूँ विजय शंकर जी आपसे भी, सिंह साहब की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें जनता को बहुत होगी। देश की जनता जो है वो बहुत कुछ चाहेगी कि अलग अलग, अगर देखिए तो अलग अलग साल अलग अलग बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे उसी लाल किले की प्राचीर से, और उस भाषण के ही अंश को, हिस्सों को अगर निकालिए आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने दावे किए गए और उन पर कितना अमल किया गया। वो अगर फैक्ट चेक किया जाए तो वहाँ भी कहीं ना कहीं मोदी जी फेल नज़र आएंगे। स्मार्ट सिटी से लेकर के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तक, इसलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहा हूं क्योंकि बेटियों के साथ क्या कुछ हुआ, मणिपुर में क्या कुछ हुआ महिलाओं के साथ में, ये सब कुछ भी हमने आपने सबने देखा। क्या उम्मीद की जाए कल, जबकि आखिरी भाषण देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यकाल का, दूसरे कार्यकाल का, और अब तीसरा कार्यकाल आएगा कि नहीं आएगा, फिर कौन होगा प्रधानमंत्री? अगर मोदी होंगे फिर से तीसरे कार्यकाल में तो फिर अगले साल देखेंगे। लेकिन आज जब हम चर्चा कर रहे हैं आज़ादी की सालगिरह की पूर्व संध्या पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल का आखिरी भाषण कल देने वाले हैं, कैसे देखा जाए? नहीं लगता कि दूसरे कार्यकाल के का आखिरी भाषण एक स्टेट्समैन के रूप में होगा। यह भाषण उन्हीं भाषणों की पुनरावृत्ति होगी जिनको हम पिछले 10 साल में बराबर सुनते आए हैं और जिसे हमने अभी हाल में संसद में सुना है, विभिन्न चुनाव सभाओं में सुना है। क्या पता आप यहां पर भी वही झूठ सुने जो ये बराबर झूठ बोलते आए हैं। जो गोयबल का कहना था कि एक झूठ को 100 बार बोलो वो झूठ सच हो जाता है, ये गोयबल के जमाने में तो सही था, क्योंकि वहां पर झूठ को आंकने के लिए, झूठ की पड़ताल करने के लिए साधन नहीं थे। जो भी थे वो मीडिया या रेडियो रहा या अखबार रहे, वो सत्ता के नियंत्रण में थे। लेकिन आज उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हमारे पास बहुत से साधन है। प्रशांत जी सही कह रहे थे कि भीड़ में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उसी समय गूगल में टाइप करेगा और सही चीज निकल के सामने आ जाएगी। जब तक वो दूसरी टॉपिक पर जाएंगे तब तक ये चीज वो सर्कुलेट हो जाएगी और हम लोगों तक पहुंच जाएगी। तो निश्चित रूप से कल आजादी का महोत्सव है, 75 साल पूरे हो रहे हैं। 76वें साल के स्वाधीनता संग्राम, स्वाधीनता दिवस में हम उनका भाषण सुनेंगे। उनके दूसरे कार्यकाल का अंतिम भाषण होगा। अगले साल कौन करता है कौन नहीं करता ये भी इतिहास, वो भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतिहास में अगर उनके सारे भाषणों को देखें तो किसी भी भाषण में जनता के प्रति कभी कोई संवेदनशीलता दिखी ही नहीं। चाहे नोटबंदी के बाद उनका जापान का वो भाषण देखें कि घर में शादी है और पैसा नहीं है। उसके बाद कोरोना के दौरान ऑक्सीजन से जो पीड़ित लोग मर गए उनका देखें, और अगर सत्यपाल मलिक की बात पर यकीन करें तो उनसे कहा हुआ उनका वाक्य देखें 750 किसानों की मौत पर, क्या वो मेरे लिए मरे थे? तो कहां संवेदनशीलता देखी? मणिपुर आप देख ही चुके हैं, मणिपुर के बारे में जरा से भी संवेदनशीलता नहीं है। यही कहना कि साहब सूरज उगेगा, अब
गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो म्यांमार से आए हुए कुकी 10 साल से आपकी सत्ता है, कभी रोहिंग्या घुस जा रहे हैं, कभी कुकी घुस जा रहे हैं, और चीन जब घुस के मारता है तो कहते हैं कोई घुसा ही नहीं था और आज भी नहीं घुसा है। तो सही बात यह है कि इन्हीं चीजों पे ले जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं अब इस चीज की पोल पट्टी खुलने वाली है, खुल चुकी है, जनता के बीच संदेश साफ जा रहा है और जनता इस बात को मान गई है कि हर बात पर झूठ बोलते हैं। इनके कार्यकर्ता भी अब डिफेंसिव हो गए हैं। कुछ जो इनके कट्टर कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात होती रहती है, कट्टर से मेरा मतलब जो आरएसएस कैडर के हैं, लेकिन वो भी कहीं न कहीं दुखी हैं। आप 2 मिनट और लूंगा, सदन के दौरान आपने देखा होगा स्मृति ईरानी को बोलने का मौका मिला, एकनाथ शिंदे के सुपुत्र को बोलने का मौका मिला, ऋषिकांत दुबे को बोलने का मौका मिला। ये सारे कनिष्ठ नेता हैं, ये बीजेपी के कनिष्ठ नेताओं में से आते हैं, लेकिन वहीं में पहली पंक्ति में बैठे 2 नेता नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को बोलने का मौका नहीं मिला। क्या डर था उनके बोलने से, जबकि उनको बोलना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं कि सदन में वो मोदी के खिलाफ बोलते, लेकिन ये भी डर हो सकता है, क्या पता ये क्या बोल जाए। तो ये स्थिति ये भी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ बुगाहट है। अब प्रशांत जी को बेहतर पता होगा, क्योंकि ये उन लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, इनका वही काम ही है। हमारा ये काम नहीं है, हमारी जो सोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं। जहाँ जी दिल्ली में रहते हैं इनके सोर्सेज व्यापक हैं, वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन एक तरह का असंतोष उनके अंदर भी फैल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का यह कहना था कि ये अपनी ही पार्टी को इतना तगड़ा नुकसान पहुंचा जाएंगे कि कई साल लगेंगे उनको उभरने के। मैं बिल्कुल सही कहा प्रमोद जी ने कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जो वो नारा था कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, जो इनकी किताब है वही एक किताब है इनके आर्थिक दर्शन की, एक आत्म मानववाद, वही इनकी किताब आर्थिक दर्शन की छोटी सी किताब है, उसी में पूरी इनकी इकोनॉमिक फिलॉसफी टिकी हुई है। लेकिन आज उसका ये नाम नहीं लेते, आज अटल जी का नाम नहीं लेते, आडवाणी जी को छोड़ ही दीजिए, बातें खत्म हो गई। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री खुद भी बहुत परेशानी में है, जैसा मुझे उनको देख के लग रहा है। बोलते बोलते वो पता नहीं कब क्या बोल जाए, तो निश्चित रूप से वो कंफ्यूज है, भ्रम में है। लेकिन फिर भी कल की मुबारकबाद, हमारी आज़ादी अक्षुण्ण रहे, हमारा संविधान अक्षुण्ण रहे, हम तरक्की करें। अब कल देखना वो क्या बोलते हैं, अब उनसे उम्मीद यही करेंगे कि वो कम से कम उस पवित्र अवसर पर पार्टी लाइन से अलग हटकर देश के नेता के रूप में देश को संबोधित करें, अपने लोगों को। जी, सबसे बड़ी बात कि पार्टी लाइन से हटकर, उठकर देश की जनता को, देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संबोधित करें। लेकिन उससे पहले जो हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये कि कांग्रेस की दमदार तैयारी, और उस तैयारी में राहुल गांधी काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं, लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि 26 दल कांग्रेस सहित एकजुट हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। राहुल गांधी अनवरत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो वायनाड में वहाँ की तस्वीरें आप सबने देखी, वहाँ लगातार राहुल गांधी ने लोगों से जो बातचीत की वो, और उसके बाद अब यहाँ लौटकर आने के बाद रामेश्वर जी के साथ लंच करना और उसके बाद ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में जाना, वहाँ के लोगों से मिलना। अब कल कौन सी तस्वीर आती है राहुल गांधी की वो भी हम देखेंगे, लेकिन आज़ादी की सालगिरह की पूर्व संध्या पर जो तस्वीर आई है वो तस्वीर तो साफ यही बताती है कि इस देश में प्रेम मोहब्बत से ही आगे बढ़ा जा सकता है, और वो पैगाम राहुल गांधी दे रहे हैं। क्या सियासत में भी यही पैगाम आगे बढ़ेगा? क्या इसी ढंग से विपक्षी दल यानी इंडिया जो है वो चुनाव में दमदारी के साथ बीजेपी को फाइट दे पाएगा? सवाल कई हैं, इन सवालों का जवाब ऐसे ही कार्यक्रमों में हम खोजने की कोशिश करते हैं और आप तमाम साथी जुड़ते हैं। आप लोगों के बात विचार और कमेंट हम देखा करते हैं, अभी पढ़ूंगा, आप लोगों के कमेंट भी लूँगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सिंह साहब, आपने बहुत शानदार ढंग से अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बहुत धन्यवाद, प्रमोद अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशांत टंडन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अमलेंदु उपाध्याय जी आपको। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, देखिए बहुत ही शानदार आप लोगों की बातें। मनोज जी कह रहे हैं, मनोज तिवारी जी लिख रहे हैं कि राजीव जी आपके द्वारा किसी भी मुद्दा पर
बहस का जवाब नहीं है। आपके सभी पैनलिस्ट बहुत ही सत्य बेबाक बोलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको भी। और ऐसे ही प्रेम परगी हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद जाम्बीर। 15 अगस्त के सुबह सुबह लाल किले से मोदी जी पूछेंगे 70 साल में कांग्रेस ने किया दिया, कोई बता न दे ना नहीं तो उसे बेच देंगे, ये कह रहे हैं मोहम्मद जाम्बीर। और राजकुमारी सैनी जी का कहना है मेरा भारत महान और राहुल गांधी जी महान। जी बहुत धन्यवाद आपको। और विजयपाल प्रजापति जी हैं हमारे साथ। जीबी सिंह साहब हैं, कह रहे हैं कि राहुल जी का विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच जाकर जीवंत संपर्क काबिल तारीफ है। देश के नेता को ऐसा ही होना चाहिए। और डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब कह रहे हैं डीबी लाइव उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसके कर्णधार राजीव, उनकी पत्नी, उनका परिवार, उनके साथी सब अभूतपूर्व तपस्या में लीन हैं। हम सब साथी आपके कार्य निष्ठा के प्रति नतमस्तक हैं। युग युग जिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मंटू बेरा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र चटर्जी जी हमारे साथ हैं। सीताराम गहानोलिया जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ ऐसे ही बहुत सैयद अब्दुल मुगनी साहब हैं, गिरजा प्रसाद सिंह साहब हैं। कल लाल लाइक के जुमलेबाज को बारिश होगी लिख रहे हैं। और सोकार LLP राहुल जी was referred as ex-stranded इन दिन भर की खबर न्यूज एट एक्स सांसद रेफर्ड। 1 मिनट 45 सेकंड पर टाइम 14 अगस्त डीबी न्यूज एंकर नीड टू अपोलोजाइज टू व्यूअर। राजीव जी काइंडली रीड माई। जी आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ और अगर उसमें पूर्व सांसद लिखा हुआ है तो ये गलत है और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे हम। और बहुत शुक्रिया आपको इस जानकारी के लिए। और संजय सरावगी साहब हैं हमारे साथ। होम मिनिस्टर अमित शाह स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट ब्लेमिंग द अनरेस्ट इन म्यांमार फॉर द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन नाइबरिंग मणिपुर is extremely unfortunate and without any proof, कुकी ग्रुप हैव सेड, कह रहे हैं संजय सरावगी साहब। और कृष्ण बिहारी चंदेल साहब हैं हमारे साथ। जीपी सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अजय कुमार महापात्रा थैंक्स कह रहे हैं, आपको भी थैंक्स। और सैयद मोहम्मद हैं हमारे साथ में, बहुत 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 धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद। ऋषभपाल साहब हैं और महावीर गोविंद गौशाला भी हमारे साथ। देवेंद्र चटर्जी जी हमारे साथ हैं और प्रवीण आसरे हमारे साथ बने हुए हैं। दोस्तों आज इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ। और कल आज़ादी का दिन है और स्वतंत्रता दिवस है। उससे पहले आज आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े। और कल शाम 7 बजे आप सबका इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।